हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर 10 में सरफेस टेंशन शुरू किया था, है ना। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, ये सारी कहानी हमने देखी थी, रिमेंबर। अब अच्छा लोग, आज हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन का ही एक और पार्ट, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। और हो सकता है कि आज का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर हो इस चैप्टर के लिए। देखते हैं, अगर कंप्लीट हो गया तो गुड। अब कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है बेटा? देखिए, एक पढ़ना है हमें कॉन्टैक्ट एंगल, और इसके बाद हमें देखना है एक कैपिलरी एक्शन। दोनों ही बड़े आराम से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। कॉन्टैक्ट एंगल क्या का मतलब है, मान लो बेटा कि अगर मैं बीकर में कुछ लिक्विड ले रहा हूँ, वाटर या कोई भी लिक्विड हो सकता है, और उसमें अगर मैं कोई ग्लास ट्यूब डाल रहा हूँ, कोई भी ट्यूब डाल दी, ग्लास की हो सकती है, कोई दूसरी हो सकती है, तो ये जो लिक्विड है ये या तो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा या तो इसके नीचे आने की कोशिश करेगा। यानी कि कुछ ऐसे, ये जो सरफेस की लेयर है ना, सरफेस की लेयर वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, या तो हो सकता है कि ये लेयर थोड़ा नीचे की तरफ हो जाए। मतलब ये लेयर क्या करेगी बेटा, ये लेयर इस रोड को चिपकने की कोशिश कर रही है। What it is trying to stick to the tube। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये भी हमें देखना है। कुछ ऐसे देखिए, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ बैंड हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल एक्चुअली होता क्या है। देखो बेटा, इसका मतलब है the angle between tangent to the fluid surface and tangent to the solid सरफेस। आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। पहला टेंजेंट टू द फ्लूइड। बेटा देखो, फ्लूइड के इस पॉइंट पे जहां पे ये इससे कांटेक्ट हो रहा है, देखो ये एक कर्व्ड पाथ है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा होगा। मतलब अगर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो वो टेंजेंट ऐसा होगा। दूसरा टेंजेंट कौन सा ड्रॉ करना है आपको? टू द सॉलिड सरफेस। कौन सा? सॉलिड सरफेस। बेटा सॉलिड सरफेस ये हो गया, ये वाला, तो ये हो गया टेंजेंट। देखो सॉलिड है, ठीक है, इसको टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो यही टेंजेंट होता है। समझ आ रहा है आपको? ओके। अब इन दोनों के बीच का एंगल, अब प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ये एंगल भी हो और ये एंगल भी हो। तो एक चीज आप याद रखना, क्या आप जो वाटर के लिए, लिक्विड के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो अवे फ्रॉम द सॉलिड होना चाहिए। यानी ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये वाला, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। हमने क्या बोला, आपको सॉलिड से दूर जाना है, तो ये पॉइंट पे ये तो सॉलिड के अंदर जा रहा है और ये सॉलिड से अवे, यानी हम ये वाला टेंजेंट रखेंगे। किसके लिए? किसके लिए? टू द फ्लूइड के लिए। और बेटा जो सॉलिड का टेंजेंट है वो टूवर्ड्स द लिक्विड, सॉलिड वाला टूवर्ड्स द लिक्विड, यानी ये टेंजेंट, ये बेटा ये जो एंगल होगा, ये एंगल, इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। समझ आया? अब बेटा देखो, जिसके लिए कॉन्टैक्ट एंगल 90 से छोटा होगा, याद रखना क्या होगा, 90 से छोटा होगा, वो एक कॉनकेव मेनिकस बनाएगा। एक नवा वर्ड, मेनिकस। मेनिकस क्या है बेटा? ये जो वाटर को बैंड करने की वजह से जो शेप आ गया ना, वाटर की सरफेस, सॉरी लिक्विड की सरफेस स्ट्रेट होनी चाहिए थी, बट जो ये कर्व के कारण जो इसका शेप आया, शेप, इस शेप को हम कहते हैं मेनिकस। और बेटा देखो, ये एक कॉनकेव जैसा हो गया, ऐसा कॉनकेव देखो है क्या नहीं? कॉनकेव कैसा होता है, अंदर ऐसा स्पेस होती है, अंदर गैप होती है, केव, गुफा। सो ये क्या हो गया, एक कॉनकेव शेप हो गया, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, कॉनकेव मेनिकस। बेटा एग्जांपल दूं कि किस लिक्विड में ऐसा होता है, सो वो है इम्प्योर लिक्विड या इम्प्योर वाटर।
आप जब कोई इम्प्योर वाटर लेंगे ना, इम्प्योर वाटर के बीच में कोई अगर आप ट्यूब डाल रहे हैं तो वो कॉनकेव मेनिकस बनाएगी। या तो फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मिथाइल आयोडाइड का, बेटा सेम ये चीज़ भी करेगी। क्लियर? अच्छा, आपके बुक में बोला हुआ है वाटर, बेटा ध्यान देना, प्योर वाटर जो होता है ना उसके लिए थीटा हमेशा 0 रहेगा। मतलब बेटा वाटर ऐसा चिपकने की कोशिश नहीं करता है। कौन सा? प्योर वाटर। हाँ, इम्प्योर होगा तो वो चिपकेगा, उसके लिए कॉनकेव मेनिकस बनेगा। समझ आ रहा है? सो वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए थीटा कितना? 0 डिग्री। क्लियर? अगर एग्जाम में कुछ इन्फॉर्म ना किया हो ना प्योर है कि इम्प्योर, तो आपको प्योर ही लेना है। क्लियर? अच्छा, आप जरा यहाँ देखो, इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट? हमने क्या देखा था? टेंजेंट टू द फ्लूइड अवे फ्रॉम द सॉलिड, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है सॉलिड से दूर, तो ये हो गया सॉलिड से दूर। फिर हमने क्या देखा था? टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस को टेंजेंट, लेकिन टूवर्ड्स किसके लिए? टूवर्ड्स द लिक्विड। तो बेटा देखो, एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो ये हो जाएगा कांटेक्ट एंगल। बड़ा आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा 90 से बड़ा है क्या नहीं? सो जिसके लिए कांटेक्ट एंगल 90 से बड़ा होता है बेटा वो कॉन्वेक्स मेनिकस बनाता है ना? देखो ऐसे ऐसे ये आउटर फास बल्जिंग है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मेनिकस। और अगर इसका एग्जाम्पल लेना हो तो ये हो जाएगा मर्क्यूरी। ठीक है? देखो अभी हमने क्या देखा कि कांटेक्ट एंगल क्या होता है और उस समय के लिए एंगल कितना होता है और उसके एग्जाम्पल। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शौक आ रहा है इस लिक्विड को कि ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चिपक रहा है? चलिए जरा इस चीज पर वर्कआउट करते हैं। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लो। ओके, कर लिया नोट डाउन? अब बच्चा लोग एक करेक्शन करना, ये बड़ा मेनिस्कस नहीं है, ये मिनिस्कस है। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में करेक्ट कर लेना। अच्छा, और दूसरी चीज बड़ा ऐसा कहा जाता है कि जब कॉनकेव मिनिस्कस बनता है तो ये वेट द सॉलिड, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? सॉलिड को ज़्यादा से ज़्यादा भिगाने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा भिगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड ये डू नॉट वेट द सॉलिड। याद रखना क्या चीज? डू नॉट वेट द सॉलिड। अच्छा देखो, इसमें हमने एक मिथाइल आयोडाइड, बेटा अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसके लिए कांटेक्ट एंगल 29 डिग्री होता है, 90 से छोटा। और बेटा मर्क्यूरी के लिए कांटेक्ट एंगल 137 डिग्री होता है, हो गया 90 से बड़ा। क्लियर? अच्छा सर, ऐसा हो क्यों रहा है यार? अभी क्या शौक आ रहा है इस लिक्विड को कि ये पाइप के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है? बहुत मोहब्बत आ रही है इसको। देखते हैं क्या है, चलिए आइए। अच्छा, ये चीज समझने के लिए ना अब आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। पहले तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। क्या है ये? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। देखो बेटा, एडहेसिव फोर्स जो होता है ना, उसका मतलब है कि अगर कोई सेम तरह के मॉलिक्यूल्स पे लग रहा हो, फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कोहेसिव का उल्टा हो जाएगा कि भाई फोर्स बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो इसका मतलब क्या है? आप केमिस्ट्री में बेटा बहुत सारे रिएक्शंस करते हो, है ना? किसी एक लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड है, दूसरा सॉलिड डालते हो, है क्या नहीं बेटा? तो वहां पे जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है बेटा, अल्टीमेटली ये दोनों फोर्स मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले। अब मान लो कि आपने वाटर के अंदर सॉल्ट डाला, तो वाटर और सॉल्ट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोल देंगे? कोहेसिव फोर्स। अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मान लो कि कोई लिक्विड है, ओनली लिक्विड है, तो बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना। सरफेस टेंशन में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, याद आया? सरफेस टेंशन। तो
सरफेस टेंशन की वजह से सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। समझ आया? अच्छा, अब होता क्या बेटा, लिक्विड के अंदर या लिक्विड के लिए कोई फोर्स ज़्यादा है तो कोई फोर्स कम है। जैसे मान लो कि अगर मैं इम्प्योर वाटर की बात करूं बेटा, सो इम्प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, वाटर और ग्लास के बीच के फोर्स के। ये कौन सा हो गया, एडहेसिव फोर्स, ये कौन सा हो गया, कोहेसिव फोर्स। समझ आ रहा है आपको? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड ग्लास। तो बेटा वाटर, इम्प्योर वाटर के केस में बेटा ये फोर्स ज्यादा है। अब ये फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक और रीजन है बेटा, अभी तो बहुत जबरदस्त रीजन है कि उसका शेप ऐसा क्यों हो जाता है। इतना पहले याद रखो कि इम्प्योर वाटर के लिए अदर मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ज्यादा होता है अपने मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। यानी कि घर में प्यार नहीं कर रहा लेकिन बाहर प्यार कर रहा है। लेकिन बेटा अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं, किसकी, मर्क्यूरी की बात करूं, तो बेटा मर्क्यूरी के अंदर जो उसका अपने अंदर का फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है, वो ज्यादा है उसके कंपैरिजन में कि ग्लास के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ। देखो इस चीज को ना आप सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। हमने क्या देखा था, वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है बेटा, 0.075 और मर्क्यूरी का कितना होता है 0.4। बेटा इसका सरफेस टेंशन कितना ज्यादा है, यानी कि ये अपने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वाटर, बेटा अगर मैं वाटर की बात करूं, ध्यान से देखना, वाटर की कोई ड्रॉप को अगर मैं डालूंगा तो वाटर की ड्रॉप ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मर्क्यूरी की ड्रॉप को डालेंगे ना बेटा, मर्क्यूरी की ड्रॉप ऐसी रहेगी। देखो कितना फर्क है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका सरफेस टेंशन कम है। कम है का मतलब कि ये अपने सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा नहीं खींच पा रहा, इसीलिए ये इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, टेबल, प्लेन, कुछ भी होगा, इसके ऊपर बिछ गई है। क्या हो गया है, थोड़ी बिछ गई है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन बेटा इस केस में क्या हो रहा है, मर्क्यूरी का फोर्स बहुत ज्यादा है। देखो ना सरफेस टेंशन देखा था हमने 0.4, तो सरफेस टेंशन इतना ज्यादा होने के कारण ये अपने मॉलिक्यूल्स को ज्यादा खींच रहा है, इसीलिए इसका आपस में आपसी प्यार ज्यादा है लेकिन इस सरफेस के साथ प्यार कम है। समझ आ रहा है? तो अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखना, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा आपको हमने इससे पहले ना एक लेक्चर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। कब डिस्कस किया था कि जब कोई कंटेनर के अंदर लिक्विड है और कंटेनर मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो उस समय आपको याद है कि जो लिक्विड की सरफेस है वो टेढ़ी हो जाती थी। हम ऐसे कोई गिलास में लेके जा रहे हैं तो पानी से टेढ़ा हो जाता था। वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। लिख लो यहाँ पे, सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज नॉर्मल, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। याद है भाई कुछ? इसका मतलब क्या होता था कि अगर मान लो इस कंटेनर को मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, सो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ ऐसा लगता था, ऐसे यूं, तो ये लिक्विड टेढ़ा हो जाता था। ठीक है, याद आया? अब जरा यहां देखो, हमने क्या किया, हमने ये लिक्विड के अंदर एक ग्लास की ट्यूब डाल दी। अब बेटा इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, जरा सोच के बताना। एक फोर्स बेटा लग रहा होगा इस पे लिक्विड और इस सॉलिड के कारण, चलो ये बोल देते हैं। एक फोर्स कौन सा लग रहा है, लिक्विड और सॉलिड के कारण। अच्छा एक बात सुनो, चलो हाँ ठीक है, इसको हम ले लेते हैं FWG। मैं चलो वाटर की बात करता हूँ, वाटर और ग्लास। और बड़ा दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, इस पॉइंट पे। तो दूसरा फोर्स तो आई थिंक ये मॉलिक्यूल्स, जिसके अपने खुद के मॉलिक्यूल्स है वो इसको अंदर खींचेंगे, यानी FWW, बोलो है कि नहीं? ये फोर्स अपने अंदर मॉलिक्यूल्स का, सेम मॉलिक्यूल्स, एडहेसिव, और ये फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स। अब बेटा इसका रिजल्टेंट कहाँ है, जरा सोच के बताना। देखो एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो आपको मालूम कि रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा। अब कौन सा फोर्स ज़्यादा है, मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा है। देखो इसका मतलब रिजल्टेंट इसके पास रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा रिजल्टेंट।
है कि नहीं? हमने क्या बोल दिया बेटा, लिक्विड का सरफेस रिजल्टेंट फोर्स को हमेशा नॉर्मल रहेगा, तो इस फोर्स को सॉरी ये यहां से ले लेते हैं रिजल्टेंट। इस फोर्स को नॉर्मल होने के कारण, नॉर्मल करने के कारण ये क्या हो रहा है, देखो बेंड हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? यानी कि ये रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल है, लिक्विड क्या कर रहा है, कोशिश बेटा ये ऐसे नॉर्मल होने की। समझ आ रहा है आपको? हम क्या देख रहे हैं कि क्यों ये बैंड हो रहा है ऊपर की तरफ, या क्यों बैंड हो रहा है नीचे की तरफ। यही कहानी आप मर्क्यूरी में ले लो। बड़ा मर्क्यूरी में ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है। मैं अगर मर्क्यूरी की बात करूं, मर्क्यूरी और ग्लास के बीच का फोर्स, और ये हो गया मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच का फोर्स। समझ आ रहा है? अब बेटा कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है ना? देखो होगा क्या, अब की बार रिजल्टेंट इस तरफ ज़्यादा रहेगा, और इसको ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जरा ध्यान से देखो, ये अब बेटा इसको परपेंडिकुलर होने के लिए ये लिक्विड ऐसे बेंड हो रहा है, देखो, यानी कि ये और ये ऐसे 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है आपको, है कि नहीं? रिजल्टेंट फोर्स को नॉर्मल रहने के कारण ये जो लिक्विड है ये या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ बेंड हो रहे, यानी कॉनकेव मेनिस्कस या तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना रहे। ठीक है बेटा? पहले हमने देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो मेनिस्कस बन रहा है, जो दो टेंजेंट बनेंगे उनके बीच का एंगल कांटेक्ट एंगल। फिर हमने ये देखा कि ये मेनिस्कस बन क्यों रहा है, तो उसके लिए हमने दो तरह के फोर्स देखे, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो जिसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ज़्यादा है, वहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है, ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है। और जिसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, अपने अंदर का बीच के फोर्स ज़्यादा है, वहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव बनेगा और यहाँ कॉन्वेक्स बनेगा। क्लियर? कॉन्टैक्ट एंगल इनके लिए कॉन्टैक्ट एंगल 90 से छोटा, इनके लिए कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा। क्लियर? तो बड़ा कॉन्टैक्ट एंगल की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ओके, तो बच्चा लोग इस चैप्टर का अब आखिरी टॉपिक है, दैट इज कैपिलरी एक्शन। वैसे ये टॉपिक आखिरी है, इसके बाद हमें एक छोटा टॉपिक दो समझने हैं, छोटे छोटे हैं, देखते हैं, टाइम रहे तो आज ही सीख लेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर है और पास्कल्स लॉ है, बहुत छोटे टॉपिक है, मैंने आपको कहा था मैं एक बार करा दूंगा, आज वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कैपिलरी एक्शन होता क्या है। बड़ा कैपिलरी एक्शन समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगा। इसके पहले लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी थी, क्या कि एक्सेस प्रेशर इन एनी ड्रॉप। बड़ा आपको याद है ना, एक ड्रॉप लिया था, कोई लिक्विड है इसके अंदर का प्रेशर Pi, इसके बाहर का प्रेशर P0। याद आया कुछ? हमने कुछ ऐसा देखा था, एक्सेस प्रेशर Pi माइनस P0। हमने देखा था कि इसका अंदर का प्रेशर जनरली ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से ये एक्सपांड करता है कि नहीं? प्रेशर कितना होता है, देखो टॉपिक का नाम था एक्सेस प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर। कितना ज़्यादा है, तो अंदर और बाहर का जो डिफरेंस होगा वो प्रेशर ज़्यादा हो गया। कितना होता था ये? 2S/R। याद आया कुछ? 2S/R। अब ध्यान से देखो बेटा, Pi, बेटा जो Pi का प्रेशर है वो कहाँ लग रहा है? मैं अगर इस सरफेस की बात करूँ, ध्यान से देखना, इस सरफेस की बात करूं तो Pi जो है बेटा, देखो ये एक क्या है, एक कॉनकेव है, ये कॉनकेव पे लग रहा है और ये कॉन्वेक्स पे लग रहा है। जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है वो केव, गुफा, कॉनकेव, और जो बाहर की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स। तो बेटा क्या मैं इसको कॉनकेव का नाम दे सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं, प्रेशर एट कॉनकेव माइनस प्रेशर एट कॉन्वेक्स। कई सारी बुक में बेटा इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर आप HC वर्मा या DC पंड्या रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। ये है क्या बेटा, देखो ये कॉनकेव पार्ट, ये कॉनकेव पार्ट, इसके अंदर लगने वाला प्रेशर कॉनकेव, और ये बाहर का कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स पे लगने वाला प्रेशर कॉन्वेक्स प्रेशर। यानी इनसाइड को कॉनकेव का नाम दे दिया और आउटसाइड को कॉन्वेक्स का नाम दे दिया। तो ये भी कितना था, 2S/R, और अगर सोप बबल होता था तो यहाँ पे 4S/R। याद रखना। अब यहाँ से बेटा एक चीज मुझे मालूम पड़ रही है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा रहता है। क्या चीज? कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा रहता है। मान लो मुझे अंदर का प्रेशर चेक करना है, कितना होगा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, Pi इज इक्वल टू P0 प्लस
2s/r। कैसे? इसको वहां ले जाओ, पी आउट को, पीओ को वहां ले जाओ, सो पीओ प्लस 2sr। ये अंदर का प्रेशर इतना होगा, समझ रहे हो? और इतना प्रेशर ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसका उल्टा करना है कि बाहर कितना प्रेशर है, सो बाहर कितना हो जाएगा बेटा, पी आई माइनस 2s/r। देखो, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, समझ आ रहा है? मतलब कॉन्केव का प्रेशर ज्यादा होता है। अब इतना याद रखना, यही हमको कैपिलरी एक्शन में समझना है। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या है बेटा? मान लो कि ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कोई फ्लूइड भर रखा है, बड़ा इसके अंदर ना हम एक पतली सी ट्यूब डाल रहे हैं, बहुत ही पतली सी। याद रखना, कैपिलरी एक्शन के लिए बहुत ही पतली सी ट्यूब होगी, ठीक है, जो कि दोनों एंड से ओपन है। दोनों एंड से कैसी है? ओपन है बेटा। अब होगा क्या कि जैसे आप इसको डालोगे ना, इसके अंदर लिक्विड थोड़ा भर जाएगा अपने आप इसके अंदर लिक्विड थोड़ा हाइट पे चला जाएगा। देखो, ये इसकी सरफेस है, जैसे आपने ट्यूब डाली, लिक्विड ने क्या किया, इसके अंदर एंट्री मार दी, ठीक है, समझ आ रहा है? तो हो सकता है ये ऊपर जाए, या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि किसी केस में डिपेंडिंग ऑन लिक्विड, सब डिपेंड करता है लिक्विड पे, हो सकता है बेटा कि ये ट्यूब के अंदर जावे लेकिन नीचे की तरफ चले जावे। समझ आ रहा है आपको? यानी कि नीचे बैठ जाएगा, या तो ये ऊपर हाइट पे जा सकता है, या तो ये नीचे चला जाएगा। कितना नीचे जाएगा वो भी डिपेंड करेगा, ये हो जाएगी फिर उस समय की हमारी हाइट। तो बेटा ये कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, देखो पहले तो ये जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, उसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। सो व्हेन एनी ट्यूब ऑफ small radius is dipped into the fluid either rises up or depress down. This action is termed as कैपिलरी एक्शन। और बेटा यहाँ पे जो हाइट है ना, कि कितनी हाइट ऊपर जाएगा कितनी हाइट नीचे आएगा, उसकी फॉर्मूला बेटा ऐसे दी जाती है, 2s cos थीटा अपॉन r रो g। ये हाइट दी जाएगी। ये हाइट कैसे आई वो भी देखेंगे, इसका पहले समझ लो। S क्या है बेटा? सरफेस टेंशन। R क्या है यहां पे? रेडियस ऑफ ट्यूब। ये जो आप ट्यूब अंदर डाल रहे हो उसकी रेडियस। और रो क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, ठीक है। ये कैसे आया वो भी समझते हैं, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, हरी अप। अच्छा एक चीज और बेटा, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसके अंदर बेटा हाइट पॉजिटिव आएगी। हाइट पॉजिटिव का मतलब है कि उसके अंदर ये राइज करेगा। बेटा जिसके अंदर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा होगा उसके अंदर H नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब है कि उसमें लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड बेटा एक चीज जरा ध्यान से देखना, नीचे जावे या ऊपर जावे, इसका जो ये सरफेस है ना, ये कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, या तो ऐसा इस टाइप का होगा। देखो बाहर की तरफ कॉनकेव, अंदर की तरफ कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए देखें कि ये फॉर्मूला कहां से आई है। ओके चलिए वापस वही फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कंटेनर है और उसके अंदर हमने कोई फ्लूइड भर रखा है, एंड मान लेते हैं कि बेटा इस समय जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 से छोटा है, मतलब इस समय लिक्विड जो है वो इसके अंदर ऊपर जा रहा है,
ऑब्वियसली बता बेटा एक लिमिटेड हाइट तक जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा ही चढ़ जाएगा। और वो हाइट ले लेते हैं h, इस फ्लूइड की डेंसिटी ले लेते हैं रो। ठीक है बेटा, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, हमने एक चीज कहा था कि जो जहां तक चढ़ेगा वहां जाके कुछ ऐसे डिजाइन बनाएगा। ओके, और एक बात बताओ, हमको इसका डेरिवेशन देखना है ना। डेरिवेशन कैसे आएगा, ये हाइट हमें मेजर करनी है बेटा। मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये तीनों पॉइंट ले लेता हूँ, ये तीनों पॉइंट मैं इसको बोलता हूँ x, इसको बोल देता हूँ y, इसको बोलता हूँ z। बेटा ये वाटर कैसा है, स्टील वाटर। देखो एक बार ये ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ने के बाद ये वाटर स्टील हो गया। स्टील वाटर में हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल पे आने वाले सभी पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है, यस और नो। अच्छा बेटा x और z पे कौन सा प्रेशर लगेगा, मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना। x और z की बात कर रहा हूं, है क्या नहीं। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, आफ्टर कैपिलरी एक्शन द लिक्विड इज स्टिल, और स्टिल में देयरफॉर प्रेशर एट x इज इक्वल टू प्रेशर एट y इज इक्वल टू प्रेशर एट z। कितना हो गया बेटा, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अब बेटा सिर्फ मैं y पॉइंट की बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ y पॉइंट, जरा ध्यान से देखना। ऑल्सो प्रेशर एट y, बेटा y पे कितना प्रेशर होगा, देखो मेरे ख्याल से बेटा एक तो इसके कारण क्या हो जाएगा, रो जी एच, है ना बेटा। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, याद आया। स्टील वाटर के अंदर ये हाइट पे अगर मुझे प्रेशर चाहिए है तो हम ऐसा कुछ देते थे, पी नॉट प्लस रो जी एच, याद आया। पी नॉट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता था, सबसे पहला लेक्चर देखा था, सबसे पहला। ठीक है बेटा, इसके ऊपर अब जरा ध्यान से देखो, ये ओपन है, कैपिलरी एक्शन में ओपन होना चाहिए, तो बेटा इसके ऊपर भी एक पी नॉट प्रेशर लगेगा, है क्या नहीं। अच्छा अब एक प्रॉब्लम है बेटा, इसके सरफेस पे ये जस्ट नीचे, ये जो है इसके जस्ट नीचे यहां पे कितना प्रेशर है वो देखना पड़ेगा। क्यों बेटा, यार सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है उसको ऐड करते हैं रोजी एच में। सो रोजी एच में किसको ऐड करेंगे, ये सरफेस के ऊपर वाला। अब इस बार तो सरफेस देखो, ये सरफेस है ना, ऑब्वियसली सरफेस ये है, बट इसके कारण कुछ बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ड्रॉप में ये पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये पार्ट की, सो अंदर हो जाता है पी ओ प्लस 2s बाय आर, याद आया कुछ, एक्सेस प्रेशर। देखो जरा ध्यान से सुनो, जहां कॉनकेव है वहां का प्रेशर ज्यादा, जहां कॉनकेव है वहां का प्रेशर ज्यादा, और जहां कॉन्वेक्स है वहां का प्रेशर कम, यस और नो। ओके, क्या ये भी कॉनकेव बन रहा है, देखो ऊपर की तरफ कॉनकेव, नीचे की तरफ कॉन्वेक्स, इसका मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। तो इस तरफ बेटा, इस तरफ इसके अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2s बाय आर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, रो जी एच प्लस पी नॉट प्लस 2s आर, 2s बाय आर। समझ आ रहा है हमने कैसा लिखा, वापस समझो बेटा। देखो यहां पे क्या है, ये पी आई है, ये पी ओ है, ये अंदर का प्रेशर ज्यादा है, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s बाय आर। ठीक है, तो जहां कॉनकेव पार्ट है वहां पे पी आई, जहां कॉन्वेक्स पार्ट है वहां पे पी ओ। यहां पे देखो ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव, सो उसके इस तरफ वाला पी आई जो कि पी एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके इस तरफ का प्रेशर पी ओ। आप अगर पी ओ फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे आप, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। कैसे, देखो पी ओ इज इक्वल टू, ये यहाँ ले आओ, सो पी आई माइनस 2s बाय आर। पी आई मतलब इसके उस तरफ का प्रेशर, हमारे केस में, इस केस में पी आई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2s बाय आर। बोलो यहाँ तक क्लियर, ओके। अब बेटा हमने यहाँ पे बोला
कि y पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है तो प्रेशर सेम, और यहाँ पे बोला कि इतना प्रेशर है, ये भी पॉइंट y, ये भी पॉइंट y, इसका मतलब ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल हो गया, है कि नहीं? अच्छा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2। इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख लेता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट माइनस 2s/r। बोलो सही है? यहां से पी नॉट कट, इसको यहां ले आओ तो क्या बचेगा, 2s/r इज इक्वल टू रो जी एच। तो बेटा यहां से हमको h ढूंढना है, क्या हो गया, 2s बाय रो जी इंटू आर। अच्छा, यहां पे r क्या है, कैपिटल R क्या है? नहीं, बस यहीं पे हमारी गलती रहती है। यहां पे जरा ध्यान से देखो बेटा, इस केस में जब कोई ड्रॉप था, इस केस में R क्या है, रेडियस ऑफ बबल। अच्छा बेटा, ये जो कॉनकेव पार्ट बन रहा है, क्या इसका रेडियस बोल सकता हूं? ये जो कॉनकेव पार्ट बन रहा है, इसका रेडियस R। तो बेटा यहां पे जो R है वो तो कॉनकेव पार्ट का रेडियस है, कॉनकेव पार्ट का, ये इसका रेडियस है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये R हटा के ट्यूब का रेडियस लेके आना है। ट्यूब का रेडियस बोलते बेटा R, इसका रेडियस कितना है, R। जरा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इसको जूम करके ड्रॉ करता हूं, थोड़ा आपको अच्छे से समझाने के लिए। ध्यान से देखना बच्चा लोग, यहां पे एक्चुअली ट्यूब के अंदर हो क्या रहा है। थोड़ा मान लो कि ये यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा है। बड़ा ट्यूब तो एक्चुअली गोल है ना, पूरी सिलेंड्रिकल है, तो इसके अंदर क्या कुछ ऐसा होगा, है ना, ये शेप बनेगा कुछ अंदर, है ना, एक कटोरी जैसा। बड़ा ये क्या है, ये तो कर्व्ड सरफेस है, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो सर्कल, चलो इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया ना ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो बेटा इस ट्यूब का रेडियस हमने स्मॉल r लिया हुआ है, लेकिन हमने क्या देखा था कि ये जो कॉनकेव पार्ट है उसका रेडियस होता है कैपिटल R। तो वो तो बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ना, वाटर ड्रॉप, ये कॉनकेव, तो ये इसका रेडियस सेंटर में से, बेटा ये एक ऐसा है, देखो ये है ना, ऐसे नीचे की तरफ है ना, ऐसे यूं है। आप जब बेटा पानी को हिलाते हो तो पानी का शेप एक कटोरी जैसा हो जाता है, साइड में से ऊपर होता है, बीच में से नीचे होता है ना, ऐसा शेप होता है। सो ये पूरा कॉनकेव पार्ट है, तो इसका रेडियस तो ये हो जाएगा, ये इसका रेडियस, ये देखो ये सेंटर पॉइंट और ये डिस्टेंस रेडियस। अब बेटा ट्यूब तो ऐसी है, ट्यूब का रेडियस तो ये होगा, समझ रहे हो आप, ये समझ लो ये पूरी ट्यूब है, पूरी ट्यूब। सो ये उसका रेडियस, इमेजिन करो यहाँ पे एक ट्यूब पड़ी है, ठीक है। सो ट्यूब ऊपर से गोल है, तो ये उसका रेडियस। अब इसके अंदर ऐसा बन रहा है, ऐसा, क्या ये इसका रेडियस होगा? नहीं बेटा, इस रेडियस तो हमेशा सेंटर से होता है, समझ आ रहा है आपको। सो ये हो गया कैपिटल R और ये हो गया स्मॉल r, एंड बेटा इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, कॉन्टैक्ट एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सो बेटा यहां से क्या मैं cos थीटा निकाल सकता हूं, देखो ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनस, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू r/r। हमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, सो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r बाय cos थीटा। सो यहां पे आ जाते हैं 2s बाय रो जी, कैपिटल R के मतलब स्मॉल r और cos थीटा ऊपर, ठीक है। सो ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू, जहां पे थीटा मतलब क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट एंगल। क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। समझ आया, पक्का? सो बस बेटा यही है कैपिलरी एक्शन, और इसी तरीके से उसकी हाइट हम ढूंढ सकते हैं। ये टॉपिक एंड आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। क्लियर बेटा?